हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज मैं आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इसके पहले बच्चों मैं आप लोग को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा मैंने आप लोग को डाइजेशन यानी कि पोषण, तीसरा मैंने आप लोग को श्वसन का मैंने 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव बना के दिया है। मोर देन 50 क्वेश्चन है वो। तो मैंने इतने सारे आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। अब मैं परिवहन चैप्टर का, या आप एनसीईआरटी से लेंगे तो ये टॉपिक हुआ परिवहन, इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ आपको अभी मिलेंगे, मोर देन 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी आप भी साथ में बनाते हुए चलेंगे। इससे पता चलेगा कि आपका कितना ये चैप्टर तैयार है और कितना नहीं तैयार है। अगर नहीं है तो आप अच्छे से फिर से इस चैप्टर को पूरा से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो बच्चों, पौधों में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं तो ग्लूकोज के रूप में, स्टोर होते हैं स्टार्च के रूप में, और जब स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में। इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन से कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में। यहाँ ऑप्शन हो गया मेरा बी। लेकिन अगर पूछ देता है कि पौधे में खाद्य पदार्थ किस रूप में बनते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में, और स्टोर होते हैं किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में। तो ये हमारा यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल गया। अब दूसरा, मृदा से जल का अवशोषण होता है। तो मृदा से यानी कि मिट्टी से जल का अवशोषण जो होता है कौन करता है, तो जाइलम। तो कैसे होता है, किसके द्वारा? मृदा से, तो मूल रोम के द्वारा। क्योंकि देखो बच्चों, क्या होता है, जो रूट होते हैं, रूट में क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, और रूट हेयर्स ही मिट्टी से जल को और खनिज लवण, जो घुले हुए खनिज लवण उसमें होते हैं, उसको क्या करते हैं, मूल रोम ही पहले उसको सोखते हैं। यानी कि पहले वो मूल रोम में ही प्रवेश करता है, और मूल रोम में क्या होता है, वहाँ उच्च परासरण की क्रिया द्वारा, यानी या परासरण दाब द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ वो जाइलम तक पहुंच जाता है। क्या? जल या घुलित खनिज लवण। तो ये हो जो अवशोषण होता है सबसे पहले मूल रोम से ही होता है, और यहीं पे परासरण दाब या परासरण क्रिया से फिर जल क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। जाइलम वाहिनियों द्वारा ऊपर की तरफ पौधे के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो जल से जल का अवशोषण होता है मूल रोम द्वारा। सबसे पहले मूल रोम ही उसको लेते हैं, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा हो गया। एक कुस्कीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कुस्कीय शैवाल, या फिर आपको आ गए एक कुस्कीय पौधे में, जैसे आ गया आपको यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, ये सब हो गए। तो इन सबों में क्या होता है, विसरण द्वारा होता है। जल का परिवहन कैसे होता है, विसरण के द्वारा। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम के द्वारा, इस चीज को ध्यान देंगे कि जाइलम को द्वारा किस दिशा में होता है और फ्लोएम के द्वारा, दोनों में अंतर होता है। तो चौथा हमारा क्वेश्चन है पौधों में जाइलम द्वारा, यहाँ पूछा जा रहा है जाइलम द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जो होता है ऊपर की ओर होता है। किस दिशा में होता है, ऊपर की ओर होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वही चीज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा फिर आगे, तो आपको हम समझाएंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम में क्या होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन के ऑक्सीजन का वहन, 4 ऑप्शन है। तो आप सभी जानते हैं कि जाइलम द्वारा क्या होता है, जल का वहन होता है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम बताए थे यहाँ पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ऊपर की ओर बताए थे। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। यहाँ जाइलम से पूछा था, यहाँ क्या पूछ रहा है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का। तो फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो सिर्फ केवल नीचे या केवल ऊपर नहीं होता है, ये दोनों तरफ होता है, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, जाइलम जानते हैं ऊपर, तो इसको भी ऊपर की तरफ ही, फ्लोएम में भी ऊपर की तरफ ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे में किस रूप में होता है। खनिज लवण का अवशोषण, तो खनिज लवण का अवशोषण जो होता है आयन के रूप में होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में रसारोहण होता है। रसारोहण, रसारोहण की क्रिया क्या है ये आप बताएं। तो रसारोहण की क्रिया वही होता है कि पादप में या पौधे में जल एवं खनिज लवण को क्या करते हैं, पौधे के ऊपरी छोर तक पहुंचाने, यानी कि पौधे के सभी पार्ट में पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रसारोहण। और वो कैसे होता है, तो होता है जाइलम वाहिनियों द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें काम करता है आपको परासरण दाब, कोशिका दाब, इन सब के चलते जलीय घोल क्या होता है, पौधों में शीर्ष तक पहुंच जाता है। तो जब शीर्ष तक पहुंचेगा तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रसारोहण। तो ये किसके द्वारा होगा, ये होगा रसारोहण जाइलम के द्वारा ही होगा, क्योंकि यहाँ पौधों के शीर्ष तक क्या पहुंच रहा है, जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण। और ये होते किसके द्वारा है, जाइलम वाहिनी द्वारा। जाइलम वाहिनी कहाँ पाई जाती है, तो जाइलम में पाई जाती है। तो रसारोहण की जो क्रिया होती है किसके द्वारा संपन्न होता है, जाइलम के द्वारा। ओके। पानी एवं खुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है। तो यही हुआ कि जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से कौन किसके द्वारा होता है, जाइलम नलिकाओं के द्वारा ही होता है। पौधे के बाहरी वायवीय भाग द्वारा जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। यहाँ देखिए 4 वर्ड है, एक वाष्पोत्सर्जन है, एक रसारोहण है, तीसरा ऑप्शन अवशोषण है, चौथा है बिंदु स्राव। ये बिंदु स्राव भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन है, मैंने इसका क्वेश्चन एक बनाया है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि पौधे के बाहरी वायवीय भाग से जल को जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रसारोहण भी मैंने आप लोग को ऊपर ये बता दिया कि रसारोहण क्या है, और शोषण भी आप लोग पढ़े हुए हैं। अब बच्चा बिंदु स्राव, जो आगे क्वेश्चन में आप लोग को हम दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 10 का वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे के स्वस्थ भागों से विशेषकर पत्तियों में सिराओं के सिरों से जल का द्रव के रूप में निकलना क्या कहलाता है, यही हमारा बिंदु स्राव हुआ। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में पौधे के बाहरी भागों द्वारा वायवीय भागों द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। लेकिन बिंदु स्राव में क्या होता है, पौधे के स्वस्थ भाग से, यानी कि कोई क्षतिग्रस्त भाग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ भाग से, विशेषकर की पत्तियों से, यानी कि वो कटा फटा या क्षतिग्रस्त भाग नहीं होना चाहिए। खास करके पत्तियों में क्या होता है, पत्ती के सिराओं पे किनारे किनारे जो होती है, पत्ती की जो सिराएं होती हैं, पत्तियों के सिराओं के सिरों से जल का द्रव के रूप में निकलना कहलाता है हमारा बिंदु स्राव। दोनों में अंतर हो गया, ये जलवाष्प के रूप में निकलते हैं। और यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि स्वस्थ भाग से, विशेषकर पत्तियों के सिराओं के सिरों से जल का द्रव के रूप में निकलना क्या कहलाता है, हमारा बिंदु स्राव। ठीक है, आप इसको समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, लेकिन संयोजी ऊतक में भी तरल संयोजी ऊतक है। आप लोगों ने इसको 9th में पढ़ा होगा कि रक्त क्या है, ऊतक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है, लेकिन उसमें भी तरल ऊतक, तरल संयोजी ऊतक में आता है रक्त। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो तो रक्त हो गया। अब ये सीरम हम देख लेते हैं, सीरम क्या कहलाता है। तो सीरम 2 तरह से कहते हैं। देखिए रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा में हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 तरह के ये पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रोनोजिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है हिपैरिन। ये फाइब्रोनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन ये रक्त को थक्का जमाने में काम आते हैं, रक्त को थक्का जमाने के काम में आते हैं। तो जब फाइब्रोनोजिन, ये हम क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, दूसरा WBC, दूसरा है RBC यानी कि लाल रक्त कणिका, तीसरा है श्वेत रक्त कणिका WBC, चौथा हमारा ऑप्शन है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। ये दोनों का ऑप्शन देखिए, एक फाइब्रिनोजिन सहित दिया है, दूसरा दिया है फाइब्रिनोजिन रहित। रहित का मतलब कि फाइब्रिनोजिन जिसमें नहीं होगा। जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा उसको कहेंगे हम फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, और जिसमें पाया जाएगा उसको कहेंगे फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा में हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, प्लाज्मा में 3 तरह के प्लाज्मा, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसमें 3 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ये तीनों जो होते हैं रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। लेकिन जब उसी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को हटा देंगे,
हट जाएगा तो फाइब्रिनोजन रहित उसी प्लाज्मा को हम कहेंगे सीरम, यानी कि इसका आंसर होगा चौथा। जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे सीरम, यानी कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। या फिर कभी कभी कहीं कहीं ये दिया जाता है कि हीमोग्लोबिन रहित प्लाज्मा, उसको भी हम क्या कहेंगे, सीरम कहते हैं। इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो अभी हम बताएं कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा होता है, फाइब्रिनोजिन। तो इसका आंसर हो गया तीसरा। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की। बताएं अभी कि प्लाज्मा प्रोटीन उसे पाया जाता है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ये भी हम नाम बता दिए आपको। समूहानुतक, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल भी इसको पूछ सकता है, किसको कहते हैं? सिर्फ जाइलम को या फ्लोएम को या जाइलम फ्लोएम दोनों को या जड़ को? तो दोनों को, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जाइलम प्लस फ्लोएम। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मानता है 7.4, ये 4 है, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 7.4 है। रक्त की प्रकृति कैसा होता है? तो हमने अभी आप लोग को बताया कि रक्त का पीएच क्या होता है, 7.4, यानी कि 7 से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया इसका पीएच। तो जब ये 7 से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, अम्लीय की क्षारीय की उदासीन, तो ये होगा क्षारीय, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय कहलाता है, और कम रहेगा 7 से तो अम्लीय, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल। तो ये 7 से ज्यादा है रक्त का पीएच, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। इसका आंसर हो गया दूसरा। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ये आप सब लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? शुद्ध रक्त को, ध्यान देंगे आप, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भाग में कौन सा ले जाता है? धमनी, सीरा, फेफड़ा या हृदय? हृदय से शरीर के सभी भाग में शुद्ध रक्त जा रहा है, हृदय से शरीर के सभी भाग में शुद्ध रक्त जा रहा है, तो उसको कौन ले जाता है? धमनियां। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाएगा इसके उल्टा, कि शरीर के सभी भाग से, इसके उल्टा ये क्वेश्चन बन रहा है कि शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाले धमनियां को क्या कहते हैं, सॉरी, शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाले वाहिनियां को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं शिराएं। यानी कि जब अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक जो ले जाता है वाहिनियां, उसे हम शिराएं कहते हैं। और जब हार्ट में शुद्ध हो जाता है रक्त, उसके बाद फेफड़े में जब शुद्ध रक्त हो जाता है या हार्ट में, तो फिर उसको शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन ले जाता है? तो धमनी। ठीक है, आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां, वैना के चौथा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले समझिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ कि जो हमारा रक्त का परिवहन होगा शरीर के अंदर, वो वाहिनियों में नहीं होगा, नलिकाओं में नहीं होगा, ओपन खुला। तो ये किस में पाया जाता है? ये कॉकरोच में होता है, इनके अंदर रक्त वाहिनियों में नहीं होता है। ये खुला परिसंचरण, इसलिए इनके परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं? खुला। अब बंद क्या होता है, उस पर भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आप लोग को दे दिया है कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? तो मनुष्य में। जैसे हम लोग हुए मनुष्य में, क्योंकि हमारे अंदर जो परिवहन होता है, रक्त का जो परिसंचरण होता है, पूरे शरीर में जो रक्त दौड़ता है, किसके द्वारा? धमनी और शिराओं के द्वारा दौड़ता है। यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर होता है, जो भी परिवहन होता है रक्त वाहिनियों के अंदर होता है, इसलिए हमारा बंद परिसंचरण तंत्र हुआ। आप इसको समझ लिए, खुला परिसंचरण तंत्र क्या हुआ और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो ये हो गया स्फेग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप क्या है? तो रक्तचाप में आपको हो गया सिस्टोल, डायस्टोल, यानी कि रक्त पे दबाव, तो रक्तचाप हुआ। तो ये तो रक्तचाप आप इस चैप्टर में पढ़े ही होंगे कि रक्तचाप क्या होता है।
कि सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, उस पर भी नीचे एक क्वेश्चन है कि रक्तचाप कितना होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि सिस्टोल में कितना होता है और डायस्टोल में कितना होता है। तो ये रक्तचाप जो होता है, रक्त का दबाव, रक्त के हृदय में संकुचन और शिथिलन या अनुशीतलन उसी को बोलते हैं, उसी की वजह से रक्त में दबाव होता है। रक्त का हृदय जब संकुचित होता है या अनुशीतलन होता है तो दबाव उत्पन्न होता है। ये और किसके द्वारा होता है? ये आलिंद और निलय के द्वारा। लेकिन जो रक्त दाब जो बनता है वो आलिंद से नहीं, निलय में दबाव बनने से बनता है, अनुशीतलन और होने से बनता है। तो इसको हम कैसे मापते हैं, किस उपकरण से? स्फेग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है तो ये हीमोग्लोबिन ही है। अगर हमारे शरीर के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन आता है हवा के साथ तो उसको आगे कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन लेके ही आगे कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कि ये हमारा शुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जब हमारे रक्त में यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। और जब इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं शुद्ध रक्त। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन हुआ? हीमोग्लोबिन। और ये मिलकर के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो स्वस्थ व्यक्ति की रक्तचाप हम पहले बताएं किसको बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हृदय के संकुचन होता है और अनुशीतलन से उत्पन्न होता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रभाव से दबाव बनता है और उसी दबाव से क्या होता है? रक्त पे दाब उत्पन्न होता है। तो जब संकुचन के समय उत्पन्न होने वाले जो दाब होते हैं, जब संकुचन के समय उत्पन्न वाले दाब होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या संकुचन को हम कहते हैं सिस्टोल। तो संकुचन के समय जो प्रेशर होता है उसका माप होता है आपको 120 mm पारे के स्तंभ के बराबर होता है। सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mm ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। और जब इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब अनुशीतलन के समय, यानी कि जब अनुशीतलन की क्रिया होती है, उस अनुशीतलन के समय निलय में आलिंद का जब रक्त पहुंच रहा होता है, निलय में जब आलिंद का रक्त पहुंच रहा होता है तो उस समय रक्त का दाब होता है 80 mm पारे स्तंभ के बराबर होता है। तो हम किसको कहेंगे रक्तचाप? सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को मिलाकर के कहेंगे। तो इसका कितना मान हुआ? 120/80। जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यही हमारा हो गया आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 28। निम्नलिखित में से किसके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो ये स्तनधारी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। ये स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। रक्त अल्पता होता है, उसको एनीमिया भी बोलते हैं, यानी खून की कमी। मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसमें होगा दोहरा। तो दोहरा कैसे हुआ? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? ये जो दोहरा रक्त परिसंचरण यानी कि परिवहन को एक चक्कर पूरा करने में, मनुष्य के शरीर के अंदर जब परिवहन का एक चक्कर पूरा होने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। इसलिए मनुष्य में रक्त का परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। जब आप हृदय की क्रिया विधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, आप हृदय क्रिया विधि को जब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो आपको वहां मिल जाएगा। तब आप देखेंगे वहां कि रक्त हृदय से कैसे 2 बार गुजरता है।
मैंने भी इसको डिटेल में पढ़ा करके वीडियो डाल दिया है, रक्त की हृदय की क्रिया विधि मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उस वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रक्त हृदय से कैसे 2 बार होकर गुजरता है एक परिवहन पूरा करने में। तो एक परिवहन पूरा करने में हृदय से जब रक्त 2 बार गुजरता है, इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, दोहरा होता है। उस परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब ये देख लेते हैं हम। और जैसे कि देखिए क्या होता है मछलियों के हृदय में, ये क्वेश्चन देख लेते हैं 32। मछली के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? तो मछली का जो हृदय होता है 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो 2 चैम्बर हो गया। हम आपको यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं कि इकहरा इसमें होता है। मछलियों में जो होता है, मछली में जो होता है, हम लोग में कैसा होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो मछलियों में होता है, मछलियों का हृदय क्या होता है 2 ही कोष्ठक यानी कि 2 चैम्बर का बना होता है। और ये 2 चैम्बर के बनने से क्या होता है, क्लोम से ऑक्सीजन लेकर के सीधे हृदय में पहुंच जाता है। क्लोम से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड क्या करता है, सीधे हृदय में पहुंच जाता है। इस प्रकार के जंतुओं में सिंगल सर्कुलेशन यानी कि इकहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये बन गया कि इकहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, उसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक मछली का भी रहेगा। तो अब क्या लगाएंगे उसमें, मछली में क्या होता है इकहरा परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ कि मछली के हृदय में कितने वेस्म होते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। अभी इस क्वेश्चन को हमें देखना है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? मैमेलिया यानी कि स्तनधारी, तो स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 4, 2 अलिंद और 2 निलय। मेढक एवं सरीसृपों के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? तो मेढक और सरीसृप में होते हैं 3। इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड के होते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया 3 चैम्बर्ड किसका होता है, 2 चैम्बर्ड किसका होता है और 4 चैम्बर्ड किसका होता है। तो ये सारे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हुए? 33 क्वेश्चन है। मैंने इसमें सभी पॉइंट को आप लोग को डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने इसमें आंसर ही नहीं लगाया है, जितने भी इसमें पॉइंट आए हैं मैंने सबको समझाते हुए क्लियर करने की कोशिश की है कि आपका सारा टॉपिक इसका क्लियर हो जाए। जो जो क्वेश्चन में टॉपिक आए हैं सारे क्लियर हो जाए। और अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, और याद होगा तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। रट के याद करेंगे तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटे जा सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को रट के याद करना नहीं चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आगे भी इसके बाद उत्सर्जन जो भी चैप्टर होगा उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।